हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को मैग्नेटिक में बताया गया है चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर घुमाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक, देखिए वही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, कल आप लोगों ने पढ़ा था चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या था, mv और cos θ1 माइनस cos θ। ये किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य है। ठीक, जैसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, θ1 कोण पर रखा है, बाद में हमने क्या किया, चुंबकीय द्विध्रुव को θ2 कोण तक घुमाया, तो W बराबर mv cos θ1 माइनस cos θ2 कार्य करना पड़ेगा। अब उसी के नीचे ध्यान देना कि यदि θ1 बराबर 0 अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो और बाद में इसको हम θ2 बराबर θ कोण तक घुमाएं, θ1 0 θ2 θ, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से θ कोण तक घुमाएं तो कार्य कितना करना पड़ेगा, W बराबर mv ब्रैकेट में क्या आएगा cos θ1 का मान 0 माइनस cos θ2 का मान θ, तो क्या आ जाएगा W बराबर mv और ये cos 0 1 हो जाएगा 1 माइनस cos θ। W बराबर mv और माइनस cos θ जब आप समांतर रखकर θ कोण तक घुमाएंगे। ठीक, दूसरा यदि θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर 180 अर्थात द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा और उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 कोण तक घुमाएं तो कार्य क्या निकलेगा, W बराबर mv cos 0 माइनस cos 180। ठीक, W बराबर mv cos 0 का मान 1 cos 180 का मान माइनस 1 करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा 2mv। ठीक, यदि द्विध्रुव को क्या करोगे आप 0 डिग्री अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखकर फिर उसको उल्टा कर दोगे 180 तक घुमा दोगे तो किया गया कार्य 2mv होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं नंबर 3 क्या है, यदि θ1 बराबर 90 डिग्री, ठीक, θ1 बराबर क्या 90 डिग्री, θ2 बराबर θ1 का मान 90 अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर है, बाद में हमने घुमाकर उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से θ कोण पर कर दिया तो कार्य क्या आएगा, W बराबर mv cos, ठीक, क्या आएगा 90 माइनस cos θ। W बराबर mv cos 90 का मान 0 cos θ का मान cos θ रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस mv cos θ। आप लोगों ने पढ़ा होगा a डॉट b बराबर ab cos θ होता है। mv cos θ किसके बराबर हो जाएगा, m वेक्टर डॉट b। इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक, भाई चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किससे कहते हैं, तो एक चीज आप समझ लीजिए, हमें कभी भी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि किया गया कार्य बताएंगे, किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा बन गया, ठीक, लेकिन किया गया कार्य में होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। देखना, हमें चाहिए केवल स्थिर ऊर्जा, लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब जब हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर घुमाते हैं तो जितना हमें कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर लिखें कि चुंबकीय द्विध्रुव को
चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, संचित हो जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा U बराबर किया गया कार्य, और किया गया कार्य कितना है mb cos θ1 माइनस cos θ। अगर आप ध्यान दो तो वास्तव में किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन है। जैसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हमने क्या किया, ये चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया। तो जब ये चुंबकीय द्विध्रुव इस क्षेत्र में रखा हुआ है तब भी तो इसकी स्थिर ऊर्जा है। ठीक, एक विशेष मान लीजिए θ1 कोण पर रखा तब भी स्थिर ऊर्जा है। फिर हमने क्या किया, इसको θ2 कोण तक जैसे घुमा दिया, ठीक, इसी एंगल से तक घुमा दिया। जब इसको हमने इसी एंगल तक घुमा दिया तो हमने कार्य किया। अब हमने बोला यही कार्य स्थिर ऊर्जा उसकी बन गई, यही कार्य उसकी स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। जैसे पहले जब वो इस वाली कंडीशन में था, यहाँ पर 10 जूल स्थिर ऊर्जा है, बाद में हमने जब इसको घुमा दिया तो मान लो स्थिर ऊर्जा हो गई 5 जूल या 20 जूल हो गई। तो यहां तक, यहां से यहां तक घुमाने में जो किया गया कार्य हुआ, जैसे यहाँ पर स्थिर ऊर्जा 10 थी, यहाँ पर 20 हो गई, तो 10 ही जूल तो हमने कार्य किया। तो 10 जूल तो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन निकला वास्तव में। ठीक, ये स्थिर ऊर्जा नहीं है। तो लिखेंगे हम क्या करते हैं इसीलिए कि अपनी स्वेच्छा से एक विशेष स्थिति में इसकी स्थिर ऊर्जा 0 मान लेते हैं। जैसे हमने क्या किया कि द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से θ1 बराबर 90 कोण पर रखा। ध्यान देना, θ1 बराबर 90 कोण पर रखा, ठीक, और मान लिया 90 कोण पर इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है 0। फिर हमने क्या किया, इसको θ2 कोण तक घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ये θ2 बना लिया। ठीक, तो यहां पर जो इसकी स्थिर ऊर्जा आएगी 90 पर 0 मान लिए, तो यहां पर स्थिर ऊर्जा का कुछ मान निकले। ठीक, तो जो डेल्टा U होगा यहाँ पे वो U के तो बराबर होगा, और हमने अगर θ2 या θ2 बराबर θ कोण तक घुमाया, θ कोण पर U का मान निकल आएगा। तो हम अपनी स्वेच्छा अनुसार क्या करेंगे, 90 डिग्री पर स्थिर ऊर्जा को 0 मान लेंगे और किसी कोण पर θ2 बराबर θ पर निकाल लेंगे। तो θ कोण पर द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा क्या आएगी, U θ बराबर mb और ये cos 90 माइनस cos θ, cos 90 0 हो गया, तो U θ बराबर क्या आया, cos 90 0, तो माइनस mb cos θ, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस m वेक्टर डॉट में क्या b। ये सूत्र अगर आपसे कहा जाए कि एक द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 के कोण पर रखा है, तो आप उसकी स्थिर ऊर्जा निकालेंगे U बराबर माइनस mb cos θ से। थीटा का मान 30 डिग्री है। 90 पर अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार 90 डिग्री पर स्थिर ऊर्जा 0 मान ली, किसी विशेष कोण पर निकाल ली। तो देखो अगर यहां पर स्थिर ऊर्जा 0 है और यहां से यहां तक घुमाने में हमने जो कार्य किया है वो इसकी स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। तो जब यहां से यहां तक घुमाने में जो हमने कार्य किया, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन किया, तो जो कार्य था वही तो स्थिर ऊर्जा बन गया, क्योंकि यहाँ पर स्थिर ऊर्जा 0 है और घुमाने में जितना कार्य किया वो इसकी स्थिर ऊर्जा बन गई, तो वो U बन गया। और ये 90 डिग्री पर स्थिर ऊर्जा को 0 मान लिया। देखो वास्तव में ये सूत्र भी नहीं कहता, अगर θ का मान 90 रख लें स्थिर ऊर्जा 0 हो जाएगी, θ का मान और कोई रखेंगे स्थिर ऊर्जा का मान निकल आएगा। तो इसी फार्मूले से स्थिर ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि धारावाही परिनलिका, ठीक, जो हमारी धारावाही परिनालिका होती है, इसका व्यवहार दंड चुंबक की तरह होता है या नहीं।
ठीक। तो धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति, ठीक, या दंड चुंबक के तुल्य। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे या ऐसे डाल सकते हैं कि जो धारावाही प्रणालिका है वो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है या नहीं, ठीक। देखिए, धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति, दंड चुंबक की भांति धारावाही प्रणालिका का व्यवहार दंड चुंबक की तरह होता है। ये बात यहां प्रूफ कर रही है। अच्छा, दंड चुंबक के बारे में थोड़ा बताओ। दंड चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, मानते हैं? दंड चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ, दूसरा साउथ। ऐसे तो होता है। अच्छा, दंड चुंबक की बल रेखाएं इस प्रकार से होती हैं कि बल रेखाएं नॉर्थ ध्रुव से ऐसे निकलती हैं, साउथ ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, नॉर्थ ध्रुव से ऐसे निकलती हैं, साउथ ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे तो होता है, ठीक। ऐसे बल रेखाएं, बिल्कुल सही बात। दंड चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में खेलती ना। दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में खेलती। ये बात मालूम है। धारावाही प्रणालिका में 2 ध्रुव होते हैं कि नहीं? प्रणालिका ये होगी, गत्ते के बेलन के ऊपर हम क्या करें, तांबे के वैद्युतरोधी तारों के अनेक फेरे लगा दें। ऐसे तो प्रणालिका बनती है, ऐसे फेरे लगा दी। इसमें धारावाही प्रणालिका की बात हो रही। तो इसमें भी 2 ध्रुव हैं। अगर हम इस सिरे को देखें और इस सिरे में हमें तार में धारा जो है दक्षिणावर्त लगे तो ये साउथ ध्रुव है, बताया था कि नहीं? और अगर इस सिरे को देखें, तार में धारा वामावर्त हो, ठीक, तो ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा? नॉर्थ ध्रुव हो जाएगा। देखो, धारा ऐसे गई, धारा ये गत्ते का बेलन है, धारा जो है आपकी ऐसे गई, ऐसे, ठीक। हमने क्या किया है कि इस तार को या तो नीचे से मान लो गुजरता हो या ऊपर से। अब जैसे मान लो तार नीचे से गुजरा, ऐसे इसके पीछे से ऐसे गुजरा, तो धारा ऐसे जा रही है। ऐसे जब आप देखोगे तो क्लॉकवाइज से दक्षिणावर्त, तो ये सिरा दक्षिण ध्रुव बन जाएगा और ये सिरा कौन सा बन जाएगा? तो इसमें भी कितने ध्रुव हो गए? 2 ध्रुव हो गए। इसकी भी बल रेखाएं खींच सकते हैं। इसकी बल रेखाएं क्या होंगी? नॉर्थ ध्रुव से ऐसे निकलेंगी, साउथ ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी। नॉर्थ ध्रुव से ऐसे निकलेंगी, साउथ ध्रुव में इसकी भी बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? प्रवेश कर जाएंगी, ठीक। तो इसकी भी बल रेखाएं वैसी होंगी। चूंकि ये इसमें 2 ध्रुव है, इसकी बल रेखाएं दंड चुंबक की भांति है। अगर इसको भी हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये भी किस दिशा में ठहरेगा? उत्तर दक्षिण दिशा। तो ये 3 बातें तो कह रही हैं कि धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति है। धारावाही प्रणालिका में 2 ध्रुव होते हैं दंड चुंबक की भांति। धारावाही की जो प्रणालिका की बल रेखाएं होती हैं दंड चुंबक की तरह होती हैं। धारावाही प्रणालिका को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये विकास है, ठीक। तो भाई अगर ऐसी बात है तो इन 3 से तो ये प्रूव हो रहा है कि दंड चुंबक की तरह है। लेकिन जो चौथा टॉपिक है वो निगमन है। चौथे में हम प्रूव करेंगे, आप लोगों को याद होगा कि दंड चुंबक एक द्विध्रुव होता है कि नहीं? दंड चुंबक एक द्विध्रुव होता है, तो धारावाही प्रणालिका भी एक द्विध्रुव है। और दंड चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लिखाया था हमने व्यंजक B बराबर μ0/4 पाई 2m/r3। दंड चुंबक के केंद्र से r दूरी पर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है। और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि धारावाही प्रणालिका के केंद्र से r दूरी पर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यही है, तो निश्चित रूप से हमारी धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक। तो जो चौथा पार्ट है वही प्रूफ करेगा, बाकी सब कुछ ऐसे होता है। अगर कभी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं धारावाही प्रणालिका में 2 ध्रुव होते हैं दंड चुंबक की भांति। धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता काले पर उत्तर दक्षिण दिशा में रखती है और धारावाही प्रणालिका की जो बल रेखाएं होती हैं वो दंड चुंबक की तरह होती है। धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान
तंड चुंबक के स्पर्श चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होता है। ठीक, तो बस चौथे वाला हमें प्रूव करना है। मान लीजिए एक धारावाही प्रणालिका है, देखिए ये एक धारावाही प्रणालिका है। ठीक, मान लिया हमने एक धारावाही प्रणालिका है और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये धारावाही प्रणालिका की अक्ष है। ये अक्ष होगी। ठीक, धारावाही प्रणालिका और ये धारावाही प्रणालिका की हमने क्या मान ली, अक्ष मान ली। ठीक, ये बेलनाकार इसका गत्ते का बेलन हो गया, इसके ऊपर तार लपेटा, ये अक्ष हो गई और इसकी अक्ष पर एक पॉइंट हमने मान लिया P और ये धारावाही प्रणालिका का केंद्र है, केंद्र ओ मान लिया और केंद्र से बिंदु P की दूरी है R। ये दूरी कितनी है, R दूरी, समझते रहना कितनी दूरी R है, ये केंद्र होगा और इसकी लंबाई 2l मान ली। कितनी लंबाई है, 2l, तो केंद्र से कितनी बचेगी, आधी l बचेगी, इधर आधी l बचेगी। ठीक, तो इसकी लंबाई अगर 2l है तो ये कितनी बचेगी, l, और इधर वाली भी कितनी होगी, l। ठीक, माना एक धारावाही प्रणालिका जिसकी लंबाई 2l और इसकी रेडियस मान लें, इसकी त्रिज्या a मान लें, स्मॉल है, क्योंकि r मान चुके हैं तो इसकी रेडियस स्मॉल है। ठीक, मान लें यहां पे, माना एक धारावाही प्रणालिका जिसकी त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या a तथा लंबाई क्या मान लें, 2l, जिसकी त्रिज्या है, लंबाई 2l हो गई, त्रिज्या ये वाली, ये त्रिज्या कितनी है, ठीक, लंबाई 2l और त्रिज्या a है और प्रणालिका की एकांक लंबाई है। ठीक, फेरों की संख्या स्मॉल n। ठीक, प्रणालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। ठीक, प्रणालिका की जो एकांक लंबाई है उसमें फेरों की संख्या हमने क्या मान ली, स्मॉल n। ठीक, प्रणालिका के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। ठीक, लिखेंगे प्रणालिका के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, प्रणालिका के केंद्रों से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। अब मान लीजिए कि प्रणालिका के केंद्र O से यहां से x दूरी पर एक हमने इसका भाग ले लिया, जैसे ये प्रणालिका है, ये केंद्र हो गया और इसके केंद्र से क्या किया, x दूरी पर एक
बहुत कम मोटाई का इसका एक पार्ट ले लिया। कैसे? मान लीजिए परिनालिका के केंद्रों से x दूरी पर एक dx मोटाई का भाग लिया, dx मोटाई का लूप ले लिया। ठीक। अच्छा, ये x दूरी है, परिनालिका के केंद्रों से x दूरी पर हमने एक लूप माना है, तो ये दूरी कितनी बचेगी भाई? ये वाली दूरी बचेगी आपकी कौन वाली? लूप से बिंदु P की दूरी। लूप से बिंदु P की दूरी कितनी बचेगी? लूप से बिंदु P की दूरी बचेगी r माइनस। देखो ये तो बचेगी, x दूरी पर हमने लूप मान लिया, तो ये वाली डिस्टेंस जो बचेगी लूप से वो कितनी बचेगी? r माइनस। अच्छा, इस लूप की त्रिज्या कितनी होगी? इस लूप की त्रिज्या भी तो a होगी, क्योंकि परिनालिका की त्रिज्या है, तो इस लूप की भी त्रिज्या a होगी। ठीक। और इस लूप की जो मोटाई है वो dx है। कितनी मोटाई है? dx। इतनी मोटाई dx है, सूक्ष्म मोटाई। तो माना परिनालिका के केंद्रों से x दूरी पर dx मोटाई का एक लूप है। बता सकते हैं इसमें फेरे कितने होंगे? एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो dx मोटाई में फेरे कितने होंगे? n dx। एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो dx लंबाई में या dx मोटाई में, देखो इसमें फेरे n है एकांक लंबाई में, इसकी एकांक 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जैसे भी लंबाई है, एकांक लंबाई में n फेरे हैं। इतनी तुमने ले ली dx, तो dx में होंगे n dx। ठीक। तो लिखें यहां पे, माना केंद्रों से x दूरी पर dx मोटाई का एक धारावाही लूप है। दरअसल लूप क्या है? कुंडली समझो, लूप है जिसमें फेरे कितने होंगे? जिसमें n dx फेरे होंगे, फेरे होंगे कि नहीं भाई? एकांक लंबाई में n फेरे, dx लंबाई में कितनी हो जाएंगे? n dx फेरे होंगे। ठीक। n dx फेरे होंगे। इस लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ठीक। लिखेंगे, धारावाही लूप के कारण, धारावाही, और देखो इसमें एक और चीज छूट गई है। ठीक। कि हमने धारा नहीं मानी, मान लो इसमें धारा आई। ठीक। लिख देंगे n dx फेरे होंगे यदि परिनालिका में आई धारा हो तो लूप में भी आई धारा होगी। तो धारावाही लूप की या लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दियो भैया, धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब थोड़ा हम पीछे वाले निबंधों पर जाते हैं। आपने ऐसे एक लूप पढ़ा होगा जिसकी त्रिज्या को हमने r माना था और इसकी अक्ष पर x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। याद करो B बराबर क्या आया था? म्यू नॉट, फेरे की संख्या अगर n है तो n i r स्क्वायर बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3। ये पढ़ा था ना। धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और अगर n फेरे हो, कुंडली हो, तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बटे 2। यहां पर ये धारावाही कुंडली है। ठीक। या ndx फेरों वाला एक लूप है, और ये भी इसकी अक्ष पर बिंदु P है, दूरी r माइनस x है, और लूप की त्रिज्या कितनी है? a। तो जो यहां r है वो वहां हमारा क्या है? a है। जो यहां x है यहां हमारे पास r माइनस x है। देखो लूप के केंद्र से, यहां पर लूप का केंद्र होगा, यहां से बिंदु P की दूरी r माइनस x है, और जो इसकी रेडियस हम उसमें r मानते थे, इसमें a रेडियस है। तो धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या निकलेगा? dv मान लें, क्योंकि लूप की मोटाई बहुत कम है।
तो म्यू नॉट एन फेरों की संख्या होती है, ठीक। तो एन हमारे पास लूप में कितने फेरे हैं, एन डीएक्स, तो यहां पर लिख देंगे एन डीएक्स फेरों की संख्या हो गई। म्यू नॉट एन आई धारा हो गई, आर स्क्वायर, आर लूप की त्रिज्या और यहां लूप की त्रिज्या कितनी है, ए, तो म्यू नॉट एन डीएक्स आई ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर दूरी थी उसमें त्रिज्या, हमारे पास त्रिज्या कितनी है ए, और एक्स स्क्वायर, एक्स का मान लूप के केंद्र से उस बिंदु की दूरी, तो यहां पर लूप के केंद्र से उस बिंदु की दूरी कितनी है, आर माइनस एक्स, तो यहां पर रख देंगे आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी 3/2, पूरे की पावर 3, ठीक। धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर चूंकि क्षेत्र dv और म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट एन लूप में फेरों की संख्या एन डीएक्स, आई धारा है, आर स्क्वायर त्रिज्या यहां पर ए बटे, और देखो हाँ ध्यान दो यहां पे 2 भी आता है, तो यहां पे 2 आएगा, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर का मान क्या है ए और एक्स का मान क्या है आर माइनस एक्स, ठीक। तो हमने कौन सा सूत्र लगाया, सूत्र को ध्यान रखना, ये वाला b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ये सूत्र है, बस देख लो इसको, जो उस निगमन को देख लेना और इस सूत्र को कैसे लगाया देख लेना, वहां रेडियस आर, यहां ए, वहां फेरे एन, यहां पर फेरे एन डीएक्स, वहां पर दूरी लूप के केंद्र से बिंदु P की दूरी थी x, यहां पर लूप के केंद्र से बिंदु P की दूरी है r माइनस x। अब क्या करें, लिखेंगे संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चूंकि क्षेत्र, ये तो एक सूक्ष्म मोटाई के लूप के कारण है, संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चूंकि क्षेत्र, लिखेंगे संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, देखिए इसको इधर कर रहे हैं, ध्यान देना, संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। b इक्वल टू समाकलन कर दो इसका, समाकलन, अब ध्यान देना परिनालिका की लंबाई 12 थी और हमने समाकलन x के सापेक्ष dx इसमें आया है, तो इस dx का मान केंद्र O के इधर प्लस l होगा और केंद्र O के इधर माइनस l होगा, तो x का मान माइनस l से कहां तक होगा प्लस l, ठीक। और अंदर क्या लिखा है, म्यू नॉट एन डीएक्स आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/5, समाधान कर दिया पूरा चुंबकीय क्षेत्र। देखो परिनालिका की आधी लंबाई इधर, तो x का मान इधर ऋणात्मक होगा और x का मान उधर क्या होगा धनात्मक होगा, तो माइनस एल से प्लस एल तक हो गया। अब देख जरा ध्यान देना, देखो आर कहां की दूरी है, आर दूरी है केंद्र O से बिंदु B की, तो आर की तुलना में x बहुत कम है, ठीक। लिखेंगे x, चूंकि x इज वेरी लेस देन r, ठीक। x का मान जो है r की तुलना में बहुत कम है, ठीक। तथा और देख लो, तथा a इज वेरी वेरी लेस देन r, परिनालिका की त्रिज्या भी तो r की तुलना में बहुत कम है, देखो r इतना है परिनालिका की त्रिज्या इतनी, ठीक। चूंकि x इज वेरी लेस देन r एंड a इज वेरी लेस देन r, इसलिए आप क्या करेंगे x तथा a को नगण्य मान लेंगे, किसकी तुलना में r की तुलना, देखो x को नगण्य माना गया है r की तुलना में और a को नगण्य माना गया है r की तुलना में, तो x तथा a को r की तुलना में नेग्लेक्ट
कर देते हैं, मतलब नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। लिखेंगे x तथा a को r की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। भैया जब नगण्य मान लोगे तो बचेगा क्या? बचेगा वो लिख दो, b इक्वल टू बचेगा, इंटीग्रेशन करोगे माइनस एल से प्लस एल तक, ऊपर म्यू नॉट n dx i a स्क्वायर बटे 2 बचा, ये नगण्य मान लिया, x नगण्य हो गया तो अंदर बचा r स्क्वायर बचा, और r स्क्वायर की घात बचेगी 3/2, और r स्क्वायर की घात जब आप 3/2 करोगे तो 3 आएगा r की घात, तो r की घात कितनी होगी? r की घात 3। समझ में आया भाई? a को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया तो अंदर r स्क्वायर बचा, और r स्क्वायर की घात कितनी आई? 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r क्यूब बचा, r क्यूब। तो आ गया हमारे पास b इक्वल टू माइनस एल से प्लस एल म्यू नॉट dx i a स्क्वायर बटे 2r क्यूब। देखो इसको मिटा रहे हैं। दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों ने क्या लिखा था? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बटे r क्यूब। अगर हम म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बटे r क्यूब ले आए तो हमारी बात बन जाए, ठीक। तो देखो ध्यान देना, बस कुछ नहीं बचा है। b इक्वल टू लिखेंगे, म्यू नॉट बाहर हो जाएगा, ठीक, 2r क्यूब बाहर हो जाएगा। हमें जरूरत किस बात की है? जरूरत है हमें किस बात की? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही है? तो देखो हमें जरूरत पड़ेगी म्यू नॉट अपान 4 पाई लाना है, तो 2 पाई कमी है नीचे और ऊपर 2m की कमी। क्या करते हैं? ध्यान दें, b इक्वल टू हमने लिखा म्यू नॉट अपान 2r क्यूब बाहर, ठीक, और क्या बाहर हो जाएगा? n बाहर, i बाहर, a स्क्वायर बाहर। अंदर क्या बचा? अंदर बचा dx, और dx का समाकलन क्या होगा? x, dx का समाकलन x, लिमिट हो गई माइनस एल से प्लस, क्या है? b इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपान 2r क्यूब। देखो l प्लस एल माइनस माइनस एल, तो ये भी प्लस एल हो जाएगा, तो अंदर कितना हो गया? 2l। अब ध्यान देना, म्यू नॉट, ठीक, और ये 2l आएगा तो इसको हमने लिखा n इंटू 2l i a 2r क्यूब, लिख सकते हैं ना? n इंटू 2l i a स्क्वायर बटे 2r क्यूब। अच्छा बताओ, एकांक लंबाई में कितने फेरे थे? स्मॉल n। प्रणालिका की पूरी लंबाई कितनी थी? 2l, तो 2l लंबाई में फेरे n इंटू 2l हुए। एकांक लंबाई में 2l लंबाई में n इंटू 2l, तो ये पूरी प्रणालिका के फेरे हो गए। तो संपूर्ण प्रणालिका में फेरे जो है, पूरी प्रणालिका में फेरे कितने हैं? पूरी प्रणालिका में फेरे हैं आपके, में फेरे हो गए n इंटू 2l। ऐसा करते हैं, इसको कैपिटल n मान देते हैं, पूरी प्रणालिका में फेरे। तो b इक्वल टू बन गया म्यू नॉट n i, ऐसा करते हैं थोड़ा और ध्यान देना, n i, चलो ऐसे a स्क्वायर अपान कितना आया? 2r, ठीक। अब देखो इसको और थोड़ा सही कर लें, क्या आएगा? b इक्वल टू म्यू नॉट अपान, देखो दो पहले से, अगर हम इसमें ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 4 पाई बन जाएगा, तो नीचे बन गया 4 पाई, ऊपर देखो n i और 2 बचा ना, तो 2 पहले 2n i, और ये क्या है? पाई a स्क्वायर, पाई a स्क्वायर बटे r क्यूब, नीचे वाला r क्यूब, ठीक। तो b बराबर क्या आया? म्यू नॉट अपान 4 पाई, देखो 2 n i, देखो पाई r स्क्वायर, पाई e स्क्वायर, एक त्रिज्या है, पाई a स्क्वायर हो गया कुंडली का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, तो ये a बन गया, बटे में क्या आया? r क्यूब। याद करो NIA क्या होता है? NIA जो होता है m होता है, चूंकि धारा आई
पेरेन हो, क्षेत्रफल ए हो, तो m बराबर n i a होता है। ठीक, तो देखो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान दंड चुंबक की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि धारावाही प्रणाली का दंड चुंबक क्षेत्र होती है। क्यों? क्योंकि हमने दंड चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था B = μ0/4π2m/r³ और वही परिनालिका की अक्ष पर आ रहा है। अतः धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक के तुल्य है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रूफ किया जा सकता है। बाकी वो जो थ्योरी वाले हो अपने आप लिख सकते हैं कि उसमें दो ध्रुव होते हैं, उसकी चुंबकीय बल रेखाएं दंड चुंबक की तरह होती हैं, उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर दंड चुंबक की तरह वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चौथा ये बहुत प्रमुख है कि धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दंड चुंबक की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक, अतः धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक के मान होगा।